लीजिए, क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहा जाता है या फिर औद्योगिक शहर कहते हैं। ऑप्शन है आपके सामने जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। देखिए, जोधपुर से यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो वो सबसे शानदार क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जिसे नीला शहर कहा जाता है, यानी कि ब्लू सिटी। यदि बात मैं भीलवाड़ा की करूं तो भीलवाड़ा से सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर। या फिर क्वेश्चन आता है आपके राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है। राजस्थान की वस्त्र नगरी। या फिर आपके सामने क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि राजस्थान की अब्रक नगरी किस जिले को कहा जाता है। अब्रक नगरी। आपसे क्वेश्चन है कि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, बताइएगा। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, यह आप सबके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर आपको पूछा गया था कि राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर वो है आपके सामने कोटा। हो सकता है कि यहां पर आपको यह भी पूछ लिया जाए कि राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है, तो भी एक ही बात है। ठीक है, इसके अलावा कोटा जो है इसे कहा जाता है आपके राजस्थान का कानपुर। क्या बोलते हैं इसे? राजस्थान का कानपुर, याद रखिएगा। इसी कोटा को कहा जाता है आपके राजस्थान की शिक्षा नगरी, और इसी कोटा को कहा जाता है आपके राजस्थान का नालंदा भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ की यदि आप बात करेंगे तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ जो है यह आपके दुर्गों का सिरमौर है। दुर्गों का सिरमौर। तो यहां पर जो पूछा गया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा कोटा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं, याद रखिएगा वो कहा जाता है आपके भिवाड़ी को। चलिए फिर ये बता दीजिए कि ये भिवाड़ी वर्तमान के अंदर किस जिले में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। ऐसा कौन सा कूट है जो सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके राजस्थान के जिले दे रखे हैं और सामने इसी से संबंधित प्राचीन नाम, और आपको पूछा जा रहा है कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। देखिए, जैसलमेर और सामने दे रखा है मांड। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, जैसलमेर का ही प्राचीन नाम मांड है और जैसलमेर को ही कहा जाता है वलदेश, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? वलदेश। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? मांड। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान पुलिस के अंदर कि मांड महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा ये जो मांड महोत्सव है ये आपके प्रसिद्ध है जोधपुर का। ठीक है, याद रखिए। तो ये तो सही है, लेकिन हमें तो सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। चलिए दूसरी बात करते हैं। अगला है उदयपुर और सामने दे रखा है मेवल। आप कहेंगे सर मेवल की जब बात होती है तो मेवल का ही दूसरा नाम है वागड़, और मेवल और वागड़ यानी कि कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके सामने डूंगरपुर वे बांसवाड़ा जिले का जो क्षेत्र है इसे आप कहते हैं मेवल या फिर वागड़, याद रखिएगा। इसमें भी याद रखिएगा डूंगरपुर को कहा जाता है पहाड़ों की नगरी। क्या कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी। जबकि बांसवाड़ा के बारे में याद रखिएगा इसे कहा जाता है सौ द्वीपों का शहर। सौ द्वीपों का शहर। तो यानी कि यहां पर मेवल और सामने क्या दे रखा है, यानी उदयपुर सामने दे रखा है मेवल, ये गलत है। उदयपुर और सामने क्या आता? मेवाड़, तो ये राइट होता। लेकिन ऑप्शन नंबर बी क्या है? आपके सुमेलित नहीं है। फिर भी आगे बढ़ जाते हैं। प्रतापगढ़ और सामने दे रखा है कांठल, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। झालावाड़ और टोंक की आप बात करेंगे तो सामने मालू प्रदेश, ये भी सही है। यानी कि हमारा यहां पर जो ऑप्शन है वो है आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर, जो कि आपके क्या है? सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि शीफ है एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अरावली पर्वत में एक चोटी, या पैराबोलिक बालू का स्तूप। देखिए, आप जब मरुस्थल पढ़ते हैं तो वहां पर आप पढ़ते हैं बालू का स्तूप। बहुत सारे हमारे राजस्थान में क्या है? बालू का स्तूप। बालू का स्तूप का मतलब होता है बालू यानी रेत, स्तूप यानी कि आकार, यानी कि रेत के टिल्ले, या जिन्हें आप बोल सकते हैं धोरे, या जिन्हें आप बोल सकते हैं धरियन। धरियन का मतलब है जो हवाओं के साथ बदलते रहते हैं। ठीक है, अब हमारे राजस्थान में कौन कौन से बालू का स्तूप है? तो आप
प्रमुख रूप से यदि पढ़ते हैं तो एक तो पढ़ते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, और एक आप नाम पढ़ते हैं मेनली अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। इसी के साथ में ही आप दो नाम और पढ़ लेते हैं कि अनुप्रस्थ जैसा ही बालू का स्तूप है आपके कौन सा, याद रखिएगा बरखान। कौन सा है, बरखान। और अनुदैर्ध्य जैसा बालू का स्तूप कौन सा है, शीप। अब एग्जाम ने यह क्वेश्चन यहां से पूछा है कि शीप है एक, याद रखिएगा अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा भी है आपके सामने, जैसे यहां अनुप्रस्थ है, बरखान है, अनुदैर्ध्य है, शीप है, जैसा कि आपके सामने यहां दे रखा है पैराबोलिक बालू का स्तूप। एक बार यह भी क्वेश्चन पूछ रखा है कि महिलाओं की हेयरपिन जैसा जो बालू का स्तूप होता है, महिलाओं की हेयरपिन, बालों की जो पिन होती है ना, महिलाओं की हेयरपिन जैसा बालू का स्तूप कौन सा है, तो याद रखिएगा वो भी है आपके पैराबोलिक बालू का स्तूप। तो यहां पर हमें जो पूछा गया ये है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि अधिक अवनालिका अपर्दन वाले जिले हैं कौन से। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि ये अवनालिका अपर्दन होता क्या है। अवनालिका अपर्दन, देखिए अपर्दन का मतलब होता है स्थानांतरण, और आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर अवनालिका अपर्दन से जो कंदरायुक्त भूमि बनती है, अवनालिका अपर्दन से जो कंदरायुक्त भूमि बनती है, इस कंदरायुक्त भूमि को क्या कहा गया है, बीहड़। और बीहड़ आप सब जानते हैं कौन सा क्षेत्र है, आप कहेंगे चंबल बेसिन। और चंबल बेसिन का मतलब जहां जहां चंबल नदी बहती है, और चंबल नदी राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से करौली, और करौली से धौलपुर, यानी कि इन जिलों के अंदर आपको क्या मिलेगी, अवनालिका अपर्दन। अब आप ढूंढ लीजिए इनमें से। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर। लेकिन एक क्वेश्चन आप सबके लिए है कि ये जो बीहड़ है, ये बीहड़ तो क्या है, तो आप कहेंगे चंबल बेसिन यानी कि अवनालिका अपर्दन से कंदरायुक्त भूमि। एक शब्द होता है बीड़, वैसे बीड़ बोलते हैं, यह है आपके शेखावटी के अंदर पशु चारागाह, यानी कि आप मारवाड़ी में बोला तो बीड़ो है, जहां पर जानवर चरने जाते हैं, बीड़ बोलिएगा ना, बीड़ो, बस वही ये बीड़ है, बट ये बीहड़ है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी बीहड़ का जो पहाड़ी भाग है उसे डांग कहा जाता है। चलिए फिर आप कमेंट करके बताइए कि डांग की रानी किसे कहते हैं, डांग की रानी किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट करके बताइए। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है आपके सामने कि भीमलत जलप्रपात अवस्थित है। भीमलत जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल, यानी कि आपके पहाड़ों से गिरता हुआ पानी, वाटरफॉल। तो ये जो भीमलत जलप्रपात है ये अवस्थित है कौन सी नदी पर, मेनाल नदी पर, मांगली नदी पर, बेड़स नदी पर, या फिर चंबल नदी पर। देखिए हमारे राजस्थान में यदि हम वाटरफॉल की चर्चा करें यानी कि जलप्रपात की, तो वो हमारे राजस्थान में प्रमुख रूप से आप पढ़ते हैं तीन। कौन कौन से, प्रमुख रूप से और भी हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो है आपके, एक तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है चूलिया जलप्रपात। कौन सा है, चूलिया जलप्रपात। और ये जो चूलिया जलप्रपात है याद रखिएगा ये कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर। और कौन से जिले में है ये, याद रखिएगा चित्तौड़गढ़। तो सारा ही मामला चे से ही है, चित्तौड़गढ़, चंबल और याद रखिएगा चूलिया। ठीक है, दूसरा जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है वो है आपके सामने भीमलत जलप्रपात। और ये जो भीमलत जलप्रपात है ये आपके कौन सी नदी पर है, आप कहेंगे सर मांगली नदी पर। लेकिन बता सकते हैं ये कौन से जिले में है, तब तक मैं आपको तीसरा भी बता देता हूं। तीसरा है आपके सामने मेनाल जलप्रपात। कौन सा है, मेनाल जलप्रपात। और ये जो मेनाल जलप्रपात है ये है आपके मेनाल नदी पर, और कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा भीलवाड़ा में। ये प्रमुख रूप से है आपके राजस्थान में जलप्रपात। यहां पर ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि मांगली नदी पर, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला लीजिए, अगला क्वेश्चन है प्लेस ऑन व्हील ट्रेन किस जगह नहीं जाती है। कौन सी जगह है जहां पर ये नहीं जाती है। देखिए एक ट्रेन है जिसका नाम है प्लेस ऑन व्हील्स।
वैसे एक बार फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ये पूछा गया था कि इसका हिंदी में अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा इसका हिंदी में अर्थ होता है पहियों पर राजमहल। ये भी पूछ रखा है, पहियों पर राजमहल। इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी आपके, याद रखिएगा 1982 में। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 1982 के अंदर। आपके सामने यहां पूछा जा रहा है कि ये कहां नहीं जाती है, यानी कि ट्रेन किस जगह नहीं जाती है। तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन है सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और धौलपुर। इसके अलावा और कहां कहां है? देखिए वैसे इस ट्रेन की हम बात करते हैं प्रमुख रूप से, तो देखिए ये जोधपुर जाती है, ये आपके उदयपुर जाती है, ये आपके जयपुर जाती है, ये आपके बीकानेर जाती है, ये आपके जैसलमेर जाती है, ये आपके चित्तौड़गढ़ जाती है और ये आपके सवाई माधोपुर भी जाती है। तो आप कहेंगे सर यहां पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, धौलपुर नहीं जाती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या है? डी इज करेक्ट आंसर, ये धौलपुर नहीं जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर आपके ऑप्शन हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये किस एग्जाम में पूछा गया था, आपके सामने है जूनियर इंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था? बताइए, शिशु लिंगानुपात पूछ रहा है। यहां पर जरूरी नहीं है एग्जामिनर यही शब्द दे, यहां पर आपको ऐसे भी पूछ लेगा कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से लेकर 6 वर्ष आयु का लिंगानुपात कितना था, ऐसे भी पूछ लेगा। क्योंकि जो शिशु है, जो शिशु लिंगानुपात है, वो गणना की जाती है, याद रखिएगा 0 से 6 वर्ष की आयु तक। यहां आपके सामने पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात, आंकड़ा बहुत ही है प्यारा है, एक ही बार में याद हो जाएगा, 888। राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना है? 888। लेकिन क्वेश्चन यहां तक आए जरूरी नहीं है ना, क्वेश्चन इसके बाद भी बड़ा अच्छा, बड़ा गहरा बनता है। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला। क्वेश्चन आपके सामने यह भी बनता है कि राजस्थान में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? याद रखिएगा सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जिस जिले का है वो जिला है, याद रखिएगा बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा का कितना है? याद रखिएगा 934। जबकि सबसे न्यूनतम लिंगानुपात जिस जिले का है वह है धौलपुर का। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि धौलपुर जिले का शिशु लिंगानुपात कितना है? बताइए, धौलपुर जिले का शिशु लिंगानुपात कितना है? यहां पर इसका जो राइट आंसर है वो है आपके सामने ए इज करेक्ट आंसर, 888। यहां पर बात शिशु लिंगानुपात की हो रही है, आप कहां पाली में जा रहे हैं? ठीक है, पाली की जो बात है ना वो तो ये है कि राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो पाली। फिर कितना लिंगानुपात है? कि 1003। इसकी अलग बात है, इसकी अलग क्या बात है कि राज्य में यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? याद रखिएगा पाली 1003। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम में आ जाएगा आपके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। पूछा जा रहा है एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? ऑप्शन है आपके सामने तारागढ़, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़ या गागरोन। देखिए गागरोन जो है ये तो आपके कहां पर है? झालावाड़ में। चित्तौड़गढ़ आप सब जानते हैं कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। नाहरगढ़ की मैं बात करूं तो ये कहां पर है? जयपुर में। और तारागढ़ हमारे राजस्थान में 2 किले हैं, एक अजमेर में बना हुआ है तारागढ़ और एक बूंदी जिले में भी तारागढ़ है। इसका जो आंसर है कि एक जैसे 9 महल जिस किले में बने हुए हैं वो किला है कौन सा? याद रखिएगा नाहरगढ़ किला। नाहरगढ़ जो किला है याद रखिएगा इसी किले का अन्य नाम होता है सुदर्शनगढ़। सुदर्शनगढ़ किला इसे ही कहा जाता है, याद रखिएगा, जयपुर की ओर झांकता हुआ किला। जयपुर की ओर
झांकता हुआ किला कोई है तो वो कौन सा है? याद रखिएगा नाहरगढ़ किला। इस नाहरगढ़ किले के यदि निर्माण की हम चर्चा करें तो याद रखिएगा इसका जो निर्माण है वो सवाई जयसिंह ने करवाया था, सवाई जयसिंह ने। लेकिन याद रखिएगा इसी नाहरगढ़ किले में एक जैसे 9 महल, एक जैसे 9 महल जिसने बनाए वो है आपके माधो सिंह सेकंड, जिसे राजस्थान इतिहास का बब्बर शेर कहा जाता है। माधो सिंह सेकंड के 9 पासवान थी, इसीलिए उन सब के लिए एक जैसे क्या बनाए थे? 9 महल। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये नाहरगढ़ का। यहां से आपके एग्जाम में नाहरगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है कि डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनाई थी? तो आपके सामने ऑप्शन है नाथावती, प्रेमल देवी, राम रसदे या किशोरी देवी। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर है बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि इसकी हमने पूरी चर्चा कर ली, आपके सामने ये रही। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सवाई माधोपुर के शिवाड़ गांव में स्थित जो घुश्मेश्वर महादेव मंदिर है भगवान शिव का कौन सा ज्योतिर्लिंग है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए। एलएसए के अंदर यह क्वेश्चन आया था, बताइए। सवाई माधोपुर के अंदर शिवाड़ गांव जो है वहां पर जो घुश्मेश्वर महादेव मंदिर है, यहां पर याद रखिएगा भगवान शिव का कौन सा है? याद रखिएगा 12वां ज्योतिर्लिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 12वां ज्योतिर्लिंग। ठीक है, याद रखिएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, स्कल्पचर पार्क। वैसे इसको हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? लीजिए मूर्ति कला। कौन से पैलेस में है? जल महल पैलेस में है, उमेद भवन पैलेस में है, सरिस्का पैलेस में है या माधवेंद्र पैलेस में है? देखिए यदि जल महल की मैं बात करूं तो जल महल पैलेस जो है याद रखिएगा ये राजस्थान में जल महल प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा डी। लेकिन जल महल पैलेस की यदि बात हो जाएगी तो फिर ये मानसागर झील में बना हुआ है, मानसागर झील। और ये जो मानसागर झील है ये आपके कहां पर है? तो याद रखिएगा जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। उमेद भवन पैलेस की यदि मैं चर्चा करूं तो ये कहां पर बना हुआ है? याद रखिएगा जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। सरिस्का पैलेस की यदि मैं चर्चा करूंगा तो ये कहां पर बना हुआ है? याद रखिएगा अलवर में। और माधवेंद्र पैलेस कहां पर है? कोई बता सकता है आप में से? वैसे ये जो पार्क है ये आपके कहां पर है? इसी माधवेंद्र पैलेस में। ये भी आपके कहां पर है? याद रखिएगा जयपुर में, जयपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो होगा आपके सामने डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? आप कहेंगे सर ऊंटों के देवता जिन्हें कहा जाता है वो है आपके सामने पाबू जी। कौन है? पाबू जी। एक बात और याद रखिएगा, आपको पूछा जाए कि ऊंटों की देवी कौन है? ऊंटों की देवी तो याद रखिएगा अंता देवी। आप कहेंगे सर अंता देवी कहां? याद रखिएगा बीकानेर में। अब देखिए कई बार क्या होता है एग्जामिनर इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ लेता है। पूछ ऐसे लेता है आपको कि ऊंट बीमार होने पर निम्न में से कौन से लोक देवता की पूजा की जाती है? तो याद रखिएगा पाबू जी। मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा ऊंटों के देवता तो हैं ही, साथ में याद रखिएगा प्लेग रक्षक देवता भी नहीं कहा जाता है, प्लेग रक्षक देवता। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कुष्ठ वे हैजा निवारक देवता जिसे कहा जाता है, कुष्ठ वे हैजा निवारक देवता वो है आपके सामने याद रखिएगा रामदेव जी। चलिए फिर एक क्वेश्चन आपके लिए है, नारू नारू रोग का इलाज
या नारू रोग निवारक देवता, नारू रोग निवारक देवता किसे कहा जाता है? ये आप कमेंट करके बताइए। यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है लिखमादेशर, पुंद्रासर, मालासर में किस संप्रदाय के उपपीठे हैं? बताइए, लिखमादेशर, पुंद्रासर और आपके सामने मालासर जो है, ये निम्न में से किस संप्रदाय की पीठ है? यदि मैं इसके बीच में एक और नाम लिख दूं, यहां पर जैसे लिख रखा है लिखमादेशर, नाम है पुंद्रासर, नाम है मालासर, यहां पर नाम लिख दूं मैं पांचला शिदा, यहां पर नाम लिख दूं कत्रियासर, तो आप समझ गए होंगे। आप कहेंगे सर यहां पर जिस संप्रदाय की बात हो रही है वो है आपके जसनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? जसनाती संप्रदाय। और इसी जसनाती संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है आपके सामने, याद रखिएगा, कत्रियासर। और कत्रियासर कहां पर है? तो याद रखिएगा बीकानेर। कत्रियासर कहां पर है? याद रखिएगा बीकानेर के अंदर। ये जो जसनाती संप्रदाय है, इसके जो संस्थापक हैं, जो फाउंडर हैं, वो है आपके, याद रखिएगा, संत जसनाथ जी। कौन है? संत जसनाथ जी। ये जो संत जसनाथ जी है, याद रखिएगा, इनकी दो रचनाएं, एक तो है सिंभू दड़ा और एक है आपके सामने, याद रखिएगा, कोंडा। ये इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं। ये जो संत जसनाथ जी है, याद रखिएगा, संत जसनाथ जी का जन्म भी कत्रियासर में ही हुआ है, लेकिन इनको ये जो जागीर मिली है, ये जिसने दी थी उसका नाम है, याद रखिएगा, सिकंदर लोधी। कौन है? सिकंदर लोधी, याद रखिएगा। और ये जो जसनाती संप्रदाय है, इसमें कुल कितने नियम हैं? याद रखिएगा 36 नियम हैं। जैसे विष्णुई संप्रदाय में 29 नियम हैं, तो आप मुझे बताइए कौन से संप्रदाय में 42 नियम हैं? यहां पर आपके सामने ऑप्शन नंबर है बी इज करेक्ट आंसर, जसनाती संप्रदाय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला लीजिए, अगला क्वेश्चन है, गुलाम अली, बलदेव, सालिग्राम और राम गोपाल चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा है? यानी कि गुलाम अली और बलदेव, सालिग्राम और राम गोपाल चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा है? आपको पता होगा शेख शादी की एक रचना है गुलिस्ता ग्रंथ, उसी ग्रंथ को चित्रित करने का कार्य किया था आपके, आप नाम जानते हैं ना, गुलाम अली, बलदेव, इनके द्वारा। ठीक है। और ये जिस चित्र शैली से संबंधित है वो है आपके सामने, याद रखिएगा, अलवर चित्र शैली। इस अलवर चित्र शैली से इनके अलावा कोई क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा वो आपको पूछा जाता है बसलो चित्रण किस शैली की प्रमुख विशेषता है? बसलो चित्रण का मतलब होता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये कोई पेंटिंग वेंटिंग बनाई आपने अच्छे से, और इसी पेंटिंग के चारों ओर क्या कर दी, ये बॉर्डर, यही कहलाता है आपके सामने बॉर्डर करना। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा अलवर चित्र शैली की विशेषता है, याद रखिएगा, गणिकाओं और वेश्याओं के चित्र भी आपको इसी चित्र शैली में मिलेंगे। गणिकाओं या फिर वेश्याओं के चित्र, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, अलवर चित्र शैली। हाँ, योगासन, योगासन के चित्रण भी इसी में है, योगासन चित्रण, ये लो। ठीक है, ये भी इसी के अंदर मिलेंगे। लीजिए अगला, अगला है आपके सामने कि किस लोक नृत्य में डफली, आपके घुरालियों या फिर खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था। हाँ, यहां पर आपके सामने कुछ वाद्य यंत्रों का नाम है, लेकिन आपने इनमें से एक वाद्य यंत्र को तो पहचान लिया होगा, एक नाम लिखा हुआ है पुंगी। आप सब जानते हैं कि पुंगी या बीन का जो प्रयोग है वो अक्सर सरप को पकड़ने के लिए करते हैं, और आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में सरप को पकड़कर अपना जीवन यापन करने वाली जो जाति है उसका नाम क्या है? आप कहेंगे सर कालबेलिया। तो यानी कि आपके सामने जो सारे वाद्य यंत्र दे रखे हैं, इनका प्रयोग जिन लोक नृत्यों में किया जाता है वो है कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया जाति के ही कालबेलिया नृत्य। और आप सब जानते होंगे कि इसी कालबेलिया नृत्य को 2010 के अंदर अमूर्त रूप से यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और कालबेलिया नृत्य टोटल है कितने? तो आप कहेंगे सर टोटल 4 नृत्य हैं।
कालबेलिया जाति के। कौन कौन से 4 हैं? तो आप कहेंगे सर एक तो है संकरिया जो कि लव स्टोरी पर आधारित है, एक है बांगड़िया नृत्य जो कि भीख मांगते समय किया जाता है, एक है आपके सामने इडोनी नृत्य और एक है आपके सामने याद रखिएगा पणिहारी नृत्य। तो ये आपके सामने टोटल कालबेलिया जाति के 4 नृत्य। आप कहेंगे सर इस नृत्य की कोई प्रसिद्ध नृत्यांगना? बिल्कुल प्रसिद्ध नृत्यांगना, और वो तो अंतर्राष्ट्रीय कलाकारा है जिसका नाम है गुलाबो। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर। लीजिए अगला। अगला क्वेश्चन है जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? जंतर वाद्य यंत्र। सबसे पहली बात तो सर ये जो जंतर वाद्य यंत्र है ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो याद रखिएगा ये तत्व वाद्य यंत्र है, तारों के माध्यम से स्वर आते हैं। दूसरी बात यहां पर क्या है कि किसके द्वारा? याद रखिएगा जंतर नामक तत्व वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है जब देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं। देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते समय। अब आप कहेंगे सर वाचन करते कौन है? तो याद रखिएगा देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं गुज्जर जाति के भोपे। तो यानी कि गुज्जर जाति के भोपों द्वारा जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग लिया जाता है वो है जंतर वाद्य यंत्र। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछूंगा मैं कि उसमें कुल कितने तार होते हैं? जंतर नामक वाद्य यंत्र में कुल कितने तार होते हैं? यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। अगला लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रचलित है? देखिए यहां पर चर्चा है भवाई लोकनाट्य की, और भवाई लोकनाट्य मुख्यतः गुजरात का है। याद रखिएगा भवाई लोकनाट्य ये मूलतः तो कहां का है? गुजरात का। देखिए यदि मैं प्रसिद्ध यहां पर जैसे नाम दे रखे हैं आपके अंजना, या यहां पर शब्द दे रखा है अंजन सुंदरी, मैना सुंदरी, जसमा ओडन और रासधार। तो देखिए भवाई लोकनाट्य के अंदर एक महिला जिसका नाम है शांता गांधी, इस शांता गांधी द्वारा एक नाटक है जिसका नाम है जसमा ओडन, और इसका संबंध जिस लोकनाट्य से रहा है वो है आपके सामने भवाई। तो यहां पर तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर, जसमा ओडन। लेकिन ये जो भवाई लोकनाट्य है आप कहेंगे सर इसके बारे में ये किस प्रकार से है? तो देखिए भवाई लोकनाट्य का ही दूसरा नाम है मटका लोक नृत्य। यानी कि एक महिला बहुत प्रसिद्ध रही थी अभी आपके साल भर पहले जिसका नाम था अश्मिता, नाम है अश्मिता बेगम। आपको पता होगा कि इस महिला ने अपने सर पर 111 मटके रखकर नृत्य किए थे, इसीलिए इस महिला का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर होगा याद रखिएगा सी इज करेक्ट आंसर, जसमा ओडन। नेक्स्ट अगला है कि रणथंबोर का प्रसिद्ध गणेश मेला निम्नलिखित में से आयोजित होता है। यानी कि रणथंबोर का जो प्रसिद्ध गणेश मेला है ये कब आयोजित होता है? वैसे आप सब जानते हैं कि रणथंबोर के अंदर जो गणेश जी का मंदिर है वो प्रसिद्ध है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। बहुत यूनिक सा क्वेश्चन है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां है? तो याद रखिएगा रणथंबोर सवाई माधोपुर। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि मेला कब भरेगा। अब सिंपल सी बात है, चाहे गणेश जी का कोई सा भी मेला हो, यानी कि गणेश जी का कोई सा भी मंदिर हो, वहां पर जो मेला भरेगा वो कब भरेगा? गणेश चतुर्थी को। मेला कब भरेगा भाई? भरेगा आपके गणेश चतुर्थी को। और गणेश चतुर्थी कब आती है? तो आप कहेंगे सर गणेश चतुर्थी आती है आपके भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, कृष्ण चतुर्थी को नहीं, क्योंकि प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं ना, पहला कृष्ण पक्ष दूसरा शुक्ल पक्ष, तो ये आती है शुक्ल पक्ष में। ऑप्शन नंबर है बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आपसे क्वेश्चन है कि हरेम गणपति का मंदिर कहां पर है? कौन बताएगा? हरेम गणपति बताइए इनका मंदिर कहां है? अगला क्वेश्चन अगला है निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों के सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प जो वस्तुएं हैं उसको खरीदती है? यानी कि यहां पर जो चर्चा है वो है आपके हस्तशिल्प, यानी कि हस्तकला से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनको खरीदने वाली संस्था कौन सी है? तो पहली बात तो आप सब जानते हैं कि जो हस्तशिल्प होता है, जो हस्तकला है, वो एक प्रकार का लघु उद्योग है और इसको
प्रोत्साहित की बात कर दीजिए, या फिर वस्तुएं खरीदने का जो कार्य जिस संस्था द्वारा है वो है आपके सामने राजशिको द्वारा। किसके द्वारा है? राजशिको द्वारा, यानी कि राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, यानी कि हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं राजस्थान लघु उद्योग निगम। और आप सब जानते हैं कि राजस्थान लघु उद्योग जो निगम है, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी आपके 3 जून 1961 के अंदर। और अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले ही इनके अध्यक्ष बदले गए थे। और इनके अध्यक्ष किसे बनाए गए थे? राजशिको को। याद रखिएगा, अध्यक्ष जिसे बनाया गया वो है अजिताभ शर्मा। याद रखिएगा, ये करंट के हिसाब से भी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर होगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? देखिए, राजस्थानी भाषा साहित्य और जो अकादमी है ये है कहां पर? याद रखिएगा, बीकानेर में। ठीक है, दूसरी बात, इसकी स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे सर इसकी स्थापना है 1983 के अंदर। इसके द्वारा कौन सी पत्रिका निकाली जाती है? याद रखिएगा, जागती ज्योत। और इसके द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो भी याद रखिएगा, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। और ये जो सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है, याद रखिएगा 2023 और 24 का किसे दिया गया करंट के हिसाब से? याद रखिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को। और ये मनमोहन सिंह यादव कहां के हैं? याद रखिएगा, बीकानेर के। और इनकी रचना कौन सी थी जिनके लिए इनको सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया? रचना थी कुदरत सु कुचमाद। ये अभी दिया गया इनको हाल ही में, ये करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ये पूरी बात आपके स्टैटिक्स और करंट के हिसाब से कंप्लीट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगला है, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? भील जनजाति के अंदर जो पेय पदार्थ है ना, उसके लिए तो याद रखिएगा, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु जिस वृक्ष का उपयोग किया जाता है वो है आपके सामने महुआ। क्योंकि महुआ को कहा जाता है आदिवासियों का कल्प वृक्ष। महुआ को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कल्प वृक्ष। चलिए फिर आप एक क्वेश्चन बताइए कि आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है? आदिवासियों का हरा सोना। देखिए यहां पर जो है कि महुआ जो है ये भील जनजाति द्वारा इसे पेय पदार्थ प्राप्त किया जाता है। कौन सा पेय पदार्थ? याद रखिएगा, महुड़ी। और उसी महुड़ी को कहते हैं देशी शराब। वैसे आप कहेंगे कि सर महुआ जो है वृक्ष, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो याद रखिएगा, मधुका लोंगाफोलिया। ठीक है, यहां पर जो ऑप्शन है वो होगा डी इज करेक्ट आंसर। अगला है, बागोर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित थी? देखिए, बागोर जो सभ्यता है, सबसे पहली बात तो बागोर कौन सी नदी के किनारे? याद रखिएगा, कोठारी नदी के किनारे। और ये जिस जिले में है वो जिला है आपके कौन सा? याद रखिएगा, भीलवाड़ा। तो ऑप्शन नंबर है ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला है, काहनड़ देव था। आपने नाम सुना होगा, काहनड़ देव, इसका पुत्र वीरमदेव सोनगरा, अलाउद्दीन खिलजी से सामना। तो ये कौन था? काहनड़ देव सोनगरा, जो कि जालोर का शासक था। ये कौन थे? याद रखिएगा, जालोर के शासक। ठीक है, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी यानी कि एके से सामना किया था। तो ऑप्शन नंबर है आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? यानी कि आज हमारे पास में जो माउंट आबू है, ये किस व्यक्तित्व की वजह से आज हमारे पास है? वरना तो आज माउंट आबू गुजरात में होता, हमें कहां जाना पड़ता? गुजरात। लेकिन ये किस व्यक्ति की वजह से हमारे पास में आज भी ये माउंट आबू रह गया? तो आप कहेंगे सर माउंट आबू में एक गांव आता है जिसका नाम है हातल गांव। और इसी हातल गांव के एक व्यक्ति जिनका नाम है गोकुल भाई भट्ट। तो याद रखिएगा, इन गोकुल भाई भट्ट की वजह से आज हमारे पास में क्या है? माउंट आबू। गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है, याद रखिएगा, राजस्थान का गांधी। क्या बोलते हैं? राजस्थान का गांधी। क्लियर? यहां पर ऑप्शन नंबर सी। अब हमारे पास है
आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। देखिए यहां पर जिसकी बात हो रही है उसे कहा जाता है राजस्थान का मंगल पांडे। लीजिए दूसरा हिंट दे दिया है आपको, इसका आंसर वही है जिसका आंसर यहां है। इन दोनों का एक ही आंसर है, बता दीजिए। राजस्थान का मंगल पांडे। आप कहेंगे सर एक हिंट और दीजिए। लीजिए उसी बंदे को कहा जाता है 1857 क्रांति का भामाशाह। लीजिए, नहीं समझे? उसे ही कहा जाता है ग्वालियर का नगर शेठ। याद रखिएगा अंग्रेजों द्वारा 22 जून 1858 ईस्वी के अंदर ग्वालियर के सरापा बाजार में एक पेड़ से लटका दिया था। उनका नाम है अमरचंद भाटिया, जिनका संबंध हमारे राजस्थान के बीकानेर जिले से है। इनकी जन्मस्थली बीकानेर है, लेकिन ये एक बहुत बड़े व्यापारी थे जो व्यापार किया करते थे ग्वालियर में, इसलिए वहां पर ये किस नाम से प्रसिद्ध हुए? नगर शेठ के नाम से। ये क्रांतिकारियों की सहायता किया करते थे, चाहे वो आपके तांत्या टोपे हो, चाहे आपके रानी लक्ष्मीबाई हो, जो भी बड़े बड़े क्रांतिकारी वे हैं उनको ये धनराशि दिया करते थे। लेकिन अंग्रेजों को जब पता चला तो उसी ग्वालियर के सरापा बाजार में एक पेड़ से लटका दिया। हमारे राजस्थान के इतने बड़े क्रांतिकारी थे ये अमरचंद भाटिया। ठीक है, तो